उसके पीछे रीजन क्या है कि उसको आइडेंटिफाई, उसको रिलेट कर पाओगे कि हर एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुए हैं उन सभी एलिमेंट्स का, oh God, you people got to know. सभी इस वाले केस में ये ध्यान रहेगा कि जो आपका स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम बेसिकली निकलता कैसे है, किस तरह का फॉर्म है स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम तो हम आपको सिखाए कि इट्स अ पैटर्न। हमने आपको क्या सिखाया है? इट्स अ डिजाइन, इट्स अ पैटर्न, राइट, इन विच रेडिएशंस आर अरेंज्ड। जितने भी रिलीज रेडिएशंस हैं सबके सब अरेंज हो जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम है कितनी तरह का स्पेक्ट्रम देखा गया है? वो है आपका सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब कि किस तरह से इसको बनाया जाता है उसके बेसिस पे नाम दिया गया है। एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया एंड दूसरा हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि इसको जो बनाने का तरीका है, मींस हाउ टू गेट दैट स्पेक्ट्रम, ऑन दैट बेसिस इट हैज नेम हैज बीन गिवन एज एमिशन एंड दूसरा का नाम दिया गया है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब सवाल उठ रहा है कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या इंडिकेट क्या कर रहा है? इसके अंदर फिर आपके पास होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एमिशन के अंदर भी कंटिन्यूअस, दूसरा लाइन। एब्जॉर्प्शन में आपका जाएगा बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, किसको एमिशन बोला जाएगा, किसको एब्जॉर्प्शन बोला जाएगा, उसको हम लोग देखते हैं जरा सा। जैसे देखो, हाइड्रोजन गैस में या किसी भी एलिमेंट में जब उस सब्सटेंस को डायरेक्ट हम हीट करेंगे, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग सोडियम, ठीक है, इसको लगातार हीट करेंगे, इसको गए और चूल्हे पे चढ़ा दिया, तो आपको मालूम है कि एक कंटेनर में ढेर सारे एटम्स होते हैं एंड जब आप उसको हीट कीजिएगा तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन विल गो इन एक्साइटेड स्टेट। ये जो सोडियम का जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड आपको याद आ रहा है, अपने ग्राउंड स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाएगा। वापस जब आने लगेगा, और जब भी कंटेनर में इमेजिन करना है तो आपको ढेर सारा एटम्स इमेजिन करना है, तो इससे जो रेडिएशन रिलीज होगा, जैसे तुम बर्तन गर्म करते हो, जब गर्म हो रहा है और गर्म हो जाता है उसके बाद से आसपास रहोगे तो आपको हीट महसूस होगा, जबकि आप चूल्हे पे चढ़े हुए नहीं हो। लेकिन जो बर्तन जो गर्म हो रहा है उससे जो हीट निकलता रहता है, आसपास खड़े हो गए तो आपको लगेगा कि वहां गर्म है। वैसे ही सोडियम को जब हीट किया जाएगा तो यहां से इसके अंदर जो एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से यहां से रेडिएशंस निकलेगा। एंड रेडिएशंस का मतलब ही होता है कि अलग अलग वेवलेंथ होगा उसका। हर रेडिएशंस के अपने अलग अलग वेवलेंथ होंगे। इन रेडिएशंस को प्रिज्म से जब पास कराया जाएगा तो सारे रेडिएशंस जो मिक्स टाइप के हैं, जैसे नहीं मैगी, आपका मैगी जो खरीदा करके आता है वो सारा का सारा उसमें रेशा इंटैंगल्ड रहता है, एक दूसरे से फंसा हुआ। जब तुम उसको पानी में डालते हो तो सब छितरा जाता है। गर्म पानी में जैसे ही डाला तो तुम देखोगे धीरे धीरे मैगी का एक एक पार्टिकल जो है, एक एक लेयर, सॉरी रेशा वाला चीज है, वो अलग अलग होता है। उसको स्कैटरिंग कहते हैं। वैसे ही सारे रेडिएशंस को जब प्रिज्म से पास कराया जाएगा तो इनके रेडिएशन सब अलग अलग वेवलेंथ वाले सब अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग, जिनका अपने अपने वेवलेंथ के हिसाब से सब अलग अलग हो जाएंगे। इनको फिर आप एब्जॉर्ब कराओगे किसी स्क्रीन पर। तो सोडियम के लिए मालूम है क्या आता है? यहाँ पर दो लाइन आता है, दो येलो लाइन आता है, मतलब इट्स लुकिंग आई एम मेड, क्योंकि व्हाइट पर नहीं चल पाएगा येलो कलर। यहाँ पर जानते हो येलो कलर दिखने लगता है, दो लाइन, बीच में गैप, और कुछ नहीं दिखेगा। सोडियम के लिए येलो लाइन दिखेगा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, जो हमारी आंख उसको देख सकती है। दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों एमिशन स्पेक्ट्रम? क्योंकि आप डायरेक्ट क्या किए, सब्सटेंस को हीट किए, उससे रेडिएशंस निकला, आप उसका जो भी रेडिएशंस निकल रहा है उसको जब स्क्रीन पे एब्जॉर्ब कराओगे तो सोडियम के केस में येलो दिखा है, पोटेशियम के केस में पिंक दिखेगा। यू विल टेक पोटेशियम, देयर विल बी पिंक कलर, ये रेड कलर जो भी है। और लिथियम लोगे, पोटेशियम में वायलेट कलर दिखेगा, लिथियम में आपका लिथियम वाले केस में क्लियर कट पिंक एंड पोटेशियम में पिंकिश वायलेट दिखता है। तो इस केस में पिंकिश वायलेट करके हम लोगों ने बात किया।
तो दिस इज रिपोर्टेड एज एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम फिर से बता दें, एलिमेंट है, उसको हीट किया गया, डायरेक्ट हीट करके जो उससे रेडिएशंस निकल रहे हैं उसको हम लोग स्क्रीन पे कलेक्ट कर लिए, दैट इज रिपोर्टेड एज एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन याद है हम एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको दो लाइन बोले थे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। ये जो हमने आपको अभी बताया दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। क्यों लाइन स्पेक्ट्रम की बात आ रही है यहां पर? व्हाई देयर इज लाइन स्पेक्ट्रम हियर? इस केस में क्योंकि दो लाइन दिखा यहां, और यही हाइड्रोजन जब हम हीट किए थे तो हाइड्रोजन का भी रेडिएशंस निकला था, इस पर जो स्पेक्ट्रम निकला था ये जान तो मर्ज करता हुआ था। लाइमन सीरीज हुआ, लाइमन के बाद और सीरीज आया बैल्मर, फिर पैशन आया था, फिर ब्रैकेट था, फिर पी फंड था, फिर हम्फ्री था। सो दिस इज रिपोर्टेड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस में क्या होता है, यहाँ विवग्योर भी था, बैल्मर याद है? बैल्मर की बैल्मर वाली चीज जो है हमारी आंख देख सकती है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में फर्क यही है कि आपको दो लाइंस दिखेंगे यहाँ पर, और कंटिन्यूअस में क्या है कि हर लाइन, हर वेवलेंथ जो है, जैसे विवग्योर रेनबो देखा है ना, रेनबो में क्या होता है, वायलेट से मर्ज करता हुआ इंडिगो। ऐसा तो नहीं ना है कि आउटलाइन है तो इतना दूर वायलेट है फिर आपका एक बाउंड्री लाइन बना हुआ है, नहीं, वायलेट से मर्ज करता हुआ इंडिगो, इंडिगो से मर्ज करता हुआ, मतलब समझ रहे हो, मिक्स किया हुआ, जो कलर तुम लोगों को पेंटिंग वेंटिंग में सिखाया गया होगा तो दो शेड मिक्स किया हुआ रहता है, वैसे को हम लोग कंटिन्यूअस करके रिपोर्ट करते हैं, दैट इज रेटेड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो आपको एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर वन एग्जांपल वाज लाइन स्पेक्ट्रम, सेकंड वाज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब क्या है दूसरा एक्सपेरिमेंट, यही जो सोडियम है ना जिसको तुम चूल्हे पे चढ़ाए थे, वो चूल्हे पे नहीं चढ़ाना है, सोडियम के थ्रू, यहाँ सोडियम है, इसके थ्रू लाइट को, व्हाइट लाइट को पास कराएंगे। दिस इज व्हाइट लाइट, बल्ब की लाइट हो गई चाहे किसी चीज की, हम इसको हीट नहीं कर रहे हैं, ये लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है, रेडिएशंस निकला, फिर स्क्रीन पे सेलेक्ट किए, जानते हो क्या होगा, इस बार येलो कलर को छोड़ के, बिकॉज व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग वेवलेंथ इसके अंदर है, ये सोडियम जी क्या करेंगे, येलो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और सारा कलर्स को एमिट कर देते हैं, दिस एब्जॉर्ब्स येलो कलर, ठीक है, एंड एमिट्स ऑल द कलर, सारे कलर्स, यानी कि येलो वाली जगह पे ब्लैक दिखेगा, दिस विल अपीयर एज ब्लैक, एंड और सब रेडिएशंस दिखता रहेगा, यहाँ पर सारे रेडिएशंस रहेंगे, इनकी जगह पे येलो वाली की जगह पे ब्लैक दिखेगा। तो इसको हम लोग नाम डालते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट करने के तरीके को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। पिछला वाले में क्या था, येलो कलर को एमिट किया था, जब उसको चूल्हे पे चढ़ाया गया तो पीला कलर निकला था, पीला कलर वाला रेडिएशंस। इसमें क्या है, क्योंकि व्हाइट, इसको डायरेक्ट हीट नहीं किया गया है, दोनों का अंतर देखना, इसको हीट नहीं किया गया, इससे लाइट को पास कराया गया है, तो वो येलो कलर को एब्जॉर्ब किया और दूसरे सारे कलर्स को एमिट कर देता है। तो यहाँ पर येलो वाली लाइन पर जो हमको एमिशन स्पेक्ट्रम में मिला था, येलो वाली लाइन, उस येलो वाली लाइन की जगह पे यू विल फाइंड व्हाट, ब्लैक कलर, यहाँ एब्जॉर्प्शन में। तो हम क्या करेंगे, आपको इस पर जो डेफिनेशन जैसी चीज आती है, दैट डेफिनेशन पार्ट लाइक प्रॉपर वे आई विल बी सेंडिंग यू, हम आपको भेज देंगे उसको, स्पेक्ट्रम का डेफिनेशंस। स्कूल वगैरह में ऐसे समझ लिए हो, लेकिन स्कूल वगैरह में कभी कभी डेफिनेशंस लिखने आ जाता है स्कूल के एग्जाम्स में। तो ये ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये समझ आया कि स्पेक्ट्रम आपका दो तरह का देखा जाता है, एक एमिशन, एमिशन एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या है, एमिशन में तुम इमेजिन करना कि जाके चूल्हे पे चढ़ा दिया, एंड एब्जॉर्प्शन में क्या करना, चूल्हे पे नहीं चढ़ाना है, आपको व्हाइट लाइट यू हैव टू मेक इट टू पास थ्रू, आपने व्हाइट लाइट को, जो लाइट आपके जैसे बल्ब की लाइट होगी, तेज बल्ब की लाइट होगी, उसको सब्सटेंस के थ्रू पास कराना है, ठीक है। ये वर्क करने के तरीके पर डिस्टिंग्विश किया गया है। अब हम लोग आते हैं ड्रॉबैक ऑफ बोर्स थ्योरी, बोर्स कॉन्सेप्ट। इन्होंने, बोर्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन इसके साथ साथ उनका जो अपनी लाइफ टाइम में वो सोच सकते थे, उन्होंने सोचने के लिए हम लोग को बोला, ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट को मौका मिल गया इनमें भी किच किच करने का।
ड्रॉबैक और बोर्स थ्योरी। दीपिका कुछ पूछना है आपको? मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। ड्रॉबैक स्टार्ट करते हैं। ड्रॉबैक में सबसे पहला चीज जो था, जो कि आपके बोर्ड्स ने नहीं बताया था, दूसरे साइंटिस्ट ने बता दिया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन 3-dimensional मॉडल ऑफ एन एटम। कुड नॉट एक्सप्लेन 3-dimensional। आज के डेट में एटम स्फेरिकल है, 3-dimensional 3D मॉडल ऑफ एन एटम। बेटा आज के डेट में कोई भी एटम स्फेरिकल है। उस समय जब बोर्ड साइंटिस्ट ने बताया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, तो एटम वाज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। आपको सर्कल एंड स्फेयर समझ में आती है वर्ड? सर्कल एंड स्फेयर, ये दो अलग अलग टर्म है, ये समझ में आती होगी। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो बोर्ड साइंटिस्ट थे वो उन्होंने 3-dimensional मॉडल एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने नहीं किया था, इसलिए वो ड्रॉबैक हो गया। जबकि बाद में आज के डेट में हम लोग एटम को स्फेयर मान के चल रहे हैं, जो आप बॉल वगैरह देखते हो उस वाले फॉर्म में। सेकंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये डुअल नेचर का चक्कर क्या है? कहते हैं ना, दोहरी जिंदगी दोहरी नीति। आजकल समझते, बहुत सारे सुन रहे हो, फिल्म स्टार्स को हम लोग पूरा आइडियल मान करके फोटो चिपका चिपका के रखते हैं। बहुत सारे बच्चे घर में रखते हैं ना, बहुत सारे लोग। देखो सौम्या ने भी डाला है, पता नहीं कितने लोगों को हीरोज वगैरह किसका किसका डाला हुआ है। अभी देखेंगे पलटेंगे तो बहुत सारे हीरोज वगैरह सब तुम लोग के दिखते रहेंगे, आइडियल कोई कोई। तो नहीं कहा जाता कि उनके डबल स्टैंडर्ड हैं, दे आर ऑन ड्रग्स एंड दे आर गोइंग टू, दे क्लेम देमसेल्व्स एज आइडियल वन। तो डबल कैरेक्टर वो लोग जीते हैं, डबल डबल कैरेक्टर आके जीते हैं। तो उसी चीज के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि देश आज के डेट में कोई भी पार्टिकल डुअल कैरेक्टर दिखाता है, वो डुअल कैरेक्टर के बारे में वो साइंटिस्ट ने बताया नहीं था। क्या है डुअल कैरेक्टर? इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग अलग अलग से। दैट इज योर पार्टिकल नेचर एंड सेकेंड इज वेव नेचर। पार्टिकल एंड सेकेंड इज वेव नेचर, ठीक है। व्हाट इज पार्टिकल, व्हाट इज वेव, जब हम पूरे ड्रॉबैक के लिस्ट लिख लेंगे ना, तब वहां पहुंचेंगे। इस पर हमको बहुत सारा बात करना है, लेकिन इस पर बात करेंगे जब पूरे पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं पहले। थर्ड पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट। इट कुड नॉट एक्सप्लेन Zeeman effect and Stark effect. Stark effect. Exactly what is the Zeeman effect and Stark effect? ये क्या है? कहा गया कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक इसकी पहचान थी बोर्स की, उसमें जो आपको सीरीज निकला, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, फैशन सीरीज, ब्रैकेट एंड पी फंड की बात जो हो रही है, जब इस स्पेक्ट्रम को, ये वाले स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया, मैग्नेट में के बीच में डाल दिया गया, ठीक है। स्पेक्ट्रम का जो ओरिजिन हो रहा था उसके चारों, उसके अगल बगल मैग्नेट को डाल दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया गया। तो देखा गया कि ये जो भी लाइंस, जितने भी लाइंस आ रहे थे, यहां पर जितने भी लाइंस दिखे, ठीक है, ये लाइंस जितने भी दिख रहे हैं, और छोटे छोटे लाइंस में, लाइमन सीरीज में और बारीक लाइन दिखा, मतलब स्प्लिटिंग हुआ और लाइंस दिखे। यानी कि स्पेक्ट्रम निकालने वक्त पूरे एटम को, जिससे जहां पर स्पेक्ट्रम हम निकाल रहे हैं, उसके आसपास यदि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, तो जो लाइंस आपको मिले हैं स्पेक्ट्रम में, वो उसमें और फाइन लाइंस आएंगे।
दैट वाज सीन बाय जीमैन साइंटिस्ट। वो किसने देखा उसको? जीमैन ने उस चीज को नोटिस किया। जीमैन साइंटिस्ट नोटिस दैट एंड इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया गया। तो फिर से स्प्लिटिंग हुआ है। उसको किस साइंटिस्ट ने देखा? स्टार्क। तो जीमैन एंड स्टार्क हमको बाद में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए हम डेफिनेशन यही लिख दे रहे हैं। व्हाट इज जीमैन इफेक्ट एग्जैक्टली? फर्दर वर्ड का मतलब समझते हो? फिर से टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये डेफिनेशंस वगैरह काफी आता है। लाइंस, फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक field is called Zeeman effect. ठीक है। Next, what is Stark effect? Stark effect is what? Further splitting of spectral lines in the presence of electric field. Spectral lines in electric field is called Stark effect. दोनों अंतर समझ रहे हो? जैसे बहुत सारे MCQ वगैरह रहते हैं, उसमें आप कर सकते हो आराम से। ये पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि कौन इलेक्ट्रिक फील्ड में है और कौन मैग्नेटिक में। तो बहुत चांसेस है कि हम भूल सकते हैं। तो कुछ एक कोड याद कर लेना। इसका कभी भी जानते हो जहां पर कंफ्यूजन रहता है ना कि हम कंफ्यूज कर सकते हैं, वैसे केस में क्या है कि आपको कोई एक इनिशियल लेटर से आप कुछ कोऑर्डिनेट कर लेना, MZ करके, ZM करके, कुछ इस तरह से, जिससे कि आपसे गलती ना हो। किसी एक को किसी ES करते हुए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला स्टार्क है, मैग्नेटिक फील्ड वाला जीमैन है, तो चांसेस है ना कि हम गलती कर सकते हैं। तो ये इस चीज को थोड़े से अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाता है। दिस वाज आवर थर्ड पॉइंट। नंबर 4, फोर्थ इज व्हाट? क्या हुआ? ये जो सेकेंड पॉइंट हम लिखे थे कि इट शोज डुअल कैरेक्टर। तो डुअल कैरेक्टर के लिए जानते हो बड़ी लड़ाई होती थी। जैसे नहीं मंदिर बनेगा कि मस्जिद बनेगा, तो ये होगा वो होगा, जो जो बहस होती है, काफी ज्यादा बहस हो रही थी। तो वैसे केस में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस बहस को से बचने के लिए उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग जिसमें दोनों समाया हुआ हो। एंड वो साइंटिस्ट का नाम था, बहुत ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। ही सेड कि आपका डुअल कैरेक्टर यानी कि पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर दोनों को एक ही एक्सप्रेशन में हम डाल सकते हैं, जो कि बोर्स ने नहीं बताया। तो बोर्स के लिए वो ड्रॉबैक हो गया। बोर्स ने नहीं बताया अपनी लाइफ टाइम में कि इलेक्ट्रॉन का डुअल कैरेक्टर को हम एक ही एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं। सो दैट वाज टेकन एज ड्रॉबैक। तो हम लोग फोर्थ पॉइंट डाल रहे हैं यहाँ पर आराम से। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट मतलब बोर्स मॉडल could not explain de Broglie's relation. de Broglie's spelling देखना ठीक से, relation. So what we said here, it could not explain de Broglie's relation. Dual character की बात आती है तो। Number 5, इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया जिसको हम लोग डिराइव करेंगे पूरे नोट्स लिखने के बाद, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इन्होंने एक रिलेशन बताया, इस रिलेशन को एक्सप्लेन करेंगे हम डिटेल में, लेकिन पूरे पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले उसके बाद। नंबर 5, जिसकी वजह से एक रेवोल्यूशन आया। एक क्रिटिक्स जो रहते हैं ना, क्रिटिक्स की वजह से रेवोल्यूशन आता है। क्यों क्रिटिक्स को रहना बहुत जरूरी है? क्रिटिक्स का मतलब होता है जो नुक्ताचीनी करता रहता है। जिसकी वजह से तुम लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स सुने होंगे, मॉडर्न फिजिक्स सुना होगा, 3 डायमेंशनल मॉडल सुना होगा। वो साइंटिस्ट कौन है जिनको बहुत ज्यादा बौखलाहट हुई दिमाग में, उनको सब कुछ जैसे रहते हैं ना कि इनका वाइल्ड इमेजिनेशन था,
जिसकी वजह से इन्होंने इतना ज्यादा नुक्ताचीनी किया कि उसके बाद से डिस्कवरी रियल का जो एटम है, जो आज के डेट में इमेजिनेशन है, वो डिस्कवर होकर के आया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सब डिटेल में पढ़ाई होगी आपको, मतलब आगे के क्लासेस में आपका चलेगा, ठीक है। could not explain Heisenberg uncertainty principle। सही। नेक्स्ट आपका ये क्या है, तुम लोग के लिए क्वेश्चन मार्क अभी हो सकता है ये क्या है, लेकिन ये क्या है वाली चीज को अभी मतलब एक दिन के लिए और रखे ना क्या है ये, ठीक है। नंबर 6, स्पेक्ट्रम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन। इन्होंने तो हाइड्रोजन के बारे में बताया। स्पेक्ट्रम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम was not explained। ठीक है, दिस इज 6 पॉइंट। 7th पॉइंट जो है, it could not explain orbital of an atom। नया word, that is orbital term, was not explained by orbital word was not explained by Bohr scientists। अब देखो क्या है जो हम लोगों ने पॉइंट बोला, एक वर्ड जो बोले हैं वो वर्ड है आपका ऑर्बिटल। सबसे पहले एक चीज सुनोगे, ऑर्बिटल एंड प्रोबेबिलिटी। एटम के बारे में बोला जाता था, बोर साइंटिस्ट ने बोला कि भाई एटम के लिए, एटम के अंदर ये रेलवे ट्रैक है, इसी पर इलेक्ट्रॉन्स लगातार स्पिन करता चलता है। आपको रेलवे ट्रैक बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोर्स ने कुछ वैसा ही बोला ही था कि भाई एक पाथ है, उस पाथ के अलावा वो इधर उधर कहीं नहीं जा सकता है, एंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन्स ओवर देयर, अपने पाथ पे रहता है। जबकि रियलिटी में क्या है, एटम के लिए कभी आप स्पेस डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए कभी आप रेलवे ट्रैक नहीं बना सकते हो। कहा जाता है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कोई भी, इलेक्ट्रॉन इज माइक्रोस्कोपिक। उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ क्या सीन है, वो कभी भी एक उसके लिए एक पाथ नहीं बनाया जा सकता है। उसके लिए कहा गया कि आपका ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कभी भी आप ये नहीं बोल सकते हो, सर्टेनिटी के साथ भी नहीं बोल सकते हो कि वो यहीं पर होगा। जैसे मच्छर मक्खी वगैरह सब जो है ना, उसको कभी नहीं बोला जा सकता कि चुपचाप शटअप एक जगह पे बैठे रहो। तुम मच्छर मक्खी का तो आके देख सकते हैं हम लोग उसको, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए कभी नहीं बोला जा सकता है कि इट कैन बी इन दैट पर्टिकुलर पाथ। तो लोगों का कहना था कि एटम बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में जाता है, वाई एक्सिस में घूमता है, स्पिन करता है, एंड जेड एक्सिस में भी स्पिन कर रहा है। यानी इसके जो मूवमेंट है वो 3 डायमेंशनली, यदि उसको बीच में आप इमेजिन करोगे, इट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये पूरा इसमें मूव करता हुआ नजर आता है। इसलिए आपको कभी भी इसके इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को के बारे में आप फिक्स्ड वर्ड नहीं यूज कर सकते। आप वहां पर सर्टन होकर के कभी बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है,
आप ये बोल सकते हो आराम से कि इलेक्ट्रॉन्स वहां पाया जा सकता है उस पर्टिकुलर रीजन में। बोला गया कि आप जो आज के डेट में 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है उसमें कहा गया कि आप इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बोल सकते हो कि न्यूक्लियस से इतने दूरी में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर एट पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये जो डॉट 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 तुमको हम दिखा रहे हैं ना, ये डॉट डॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये डॉट डॉट आपका ये जैसे कहते हैं ना पद छाप, पैर का छाप जो होता है ना, वो है यहाँ पर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव किया है। यदि कहीं पर भी तुमको बुक खोलोगे ना तो इस तरह से दिखेगा। ये क्या है, कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब भी आप बात करोगे, जो तुम बनाते थे छोटी क्लास में ऐसे करते हुए, पहला ऑर्बिट फिर दूसरा ऑर्बिट, इसमें कहा जाता है कि आप एक पाथ नहीं बना सकते हो। ये बोल सकते हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है। एंड ये जो एरिया, ये जो इतना जो वॉल्यूम है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना ज्यादा है, इसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। व्हाट स्टेटमेंट वी गिव हियर? ऑर्बिटल। सो व्हाट आर वी टॉकिंग हियर? ऑर्बिटल इज बेसिकली 3 डायमेंशनल स्पेस। ये जो देख रहे हैं ना हम लोग, ये आपका 3 डायमेंशनल एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है। जैसे तुम अपने ही बारे में बोलो, कोई एक स्टूडेंट ले लिया, स्टूडेंट का नाम ए बोल रहे हैं, वो किसी स्कूल में पढ़ रहा है। यदि जब स्कूल चलता रहता है तो हम स्टूडेंट को ये सोच के कभी नहीं चल सकते हैं कि वो किसी एक कुर्सी पे चिपका हुआ बैठा रहेगा, खासकर ब्रेक में एंड डिसमिसल टाइम में। उसकी पॉसिबिलिटीज है कि वो, यदि वो 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है तो 11th स्टैंडर्ड के आसपास घूमता हुआ नजर आएगा या फिर स्कूल के अंदर घूमता हुआ नजर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हो। हम स्कूल आवर में ये कभी नहीं बोल सकते हैं, अनलेस की क्लास चल रहा है तो बोलेंगे कि अच्छा उस कुर्सी पे बैठा हुआ होगा, लेकिन और टाइम में ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ये बच्चा को बकायदा उस कुर्सी पे हर समय चिपक के बैठना चाहिए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए वर्ड बोलना होगा कि चांसेस है कि वो जहाँ सीनियर सेक्शन है वहां पे उसके मिलने की संभावना ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया कि आप फिक्स्ड पाथ मत बोलिए, आप बोलिए कि 3 डायमेंशनल स्पेस में एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है एंड उस रीजन को नाम दिया गया ऑर्बिटल। इस रीजन का नाम क्या दिया गया? ऑर्बिटल। ये वर्ड, ये सब इतनी बारीक से सोच आपके बोर्ड साइंटिस्ट ने नहीं बताया। बोर्ड साइंटिस्ट ने जो ऑर्बिट बोला था ना, ऐसे 1 2 3 करके, कहा गया कि ये इस तरह की चीजें तो होती ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का, ये इसका एटम का रियल में पिक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिखेगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन का जो पैर का छाप जो हम बोल रहे हैं, फिर उसके बाद गैप रहेगा, फिर दिखेगा, फिर गैप हो जाएगा, फिर दिखेगा। यानी थोड़ी थोड़ी दूर के बाद थोड़ी देर के लिए नो मैन लैंड जैसे होता है ना, नो मैन लैंड सुने हो कि नहीं? हम शायद सही बोल रहे हैं या नहीं। ये सब खाली रहेगा, मतलब यहां पर इसको नोडल बोलते हैं हम लोग, नोडल प्लेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम है। एंड ये जो डॉटेड मार्क से देखते हो ना, इसको 3 डायमेंशनल रीजन कहते हैं। दिस इज योर 3 डायमेंशनल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा है। तो ये 3 डायमेंशनल रीजन करके जैसे बोले हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये वाले जो स्पेस है बेटा, इसको ऑर्बिटल कोट किया जाता है। दिस इज कोटेड एज व्हाट? ऑर्बिटल। उन्होंने कहा कि आप सोचना ही उस एंगल से शुरू करो। जैसे तुम लोग नोटिस किए होगे, पूरे कंट्री में जो स्टेट दिखाया जाता है बेटा, हर स्टेट का अपनी कंट्री में जो स्टेट दिखाया जाता है, कोई कोई शेप्स में दिखता है, तो वो कभी भी आपका बाउंड्री वॉल करते हुए नहीं दिखाता है, डॉटेड मार्क में दिखाएगा। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डॉटेड मार्क? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेइंग दिस इज बिहार, तो बिहार इज दैट रीजन जहां पर जिसके अंदर बिहारियों के मिलने की संभावना ज्यादा है और उसके बियॉन्ड मिलने की संभावना कम है, ठीक है। वो जो हर रीजन होता है, तो यहां पर भी वही बोला गया, 3 डायमेंशनल रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हर समय रह सकता है, क्या ऑर्बिट वर्ड अब नहीं है क्या?
क्या ऑर्बिट वर्ड नहीं रहेगा? क्या बोर्स में जो यूज किया गया था ऑर्बिट, क्या ऑर्बिट अब नहीं होगा थ्री डायमेंशनली? होगा, लेकिन ऑर्बिट का वर्जन चेंज हो जाएगा, ऑर्बिट के मीनिंग चेंज हो जाएंगे। व्हाट इज दैट ऑर्बिट का मीनिंग? जैसे हमने तुमको बोला ना कि बिहार का बॉर्डर लाइन होता है डॉट 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 मार्क से, वैसे ही इसको इमेजिनरी लाइन माना जाएगा, ये तुम्हारा बनाया हुआ होगा इमेजिनरी लाइन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि हर बार डॉट 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 करके हम नहीं दिखाएंगे। ये जो बोर्स ने बोला था ये आपका एक रेलवे ट्रैक है, वो अब रेलवे ट्रैक नहीं है, इसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या होगा? दिस इज इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना ज्यादा है और उसके बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम है। तो ऑर्बिट का मीनिंग चेंज हो गया, एंड जिस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज मोर, दैट थ्री डायमेंशनल रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ये ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल समझ में आ रहा है या नहीं? ऑर्बिट इज इमेजिनरी लाइन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा है। संभावना वर्ड यूज करता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। वही हाइजेनबर्ग ही ये सब चुट्टी काटा था कि तुम फिक्स कैसे बोल सकते हो। तो हमारे पास अब डेफिनेशन क्या आ रहा है, क्या बोला गया है कि व्हाट इज एग्जैक्टली ऑर्बिट एंड व्हाट इज ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल इज व्हाट? अच्छे, इस वाले केस में बेटा ये एक चीज और समझोगे तुम लोग, ये जो हम बार बार पद चिन्ह की बात कर रहे हैं ना, तुम्हारा ये बात जान लो कि इलेक्ट्रॉन जहां भी रहता है, इलेक्ट्रॉन इज वेरी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, वो स्पिन करता है। तो जब स्पिन करता है ना, इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस एंड इट फॉर्म्स वेव्स। इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस एंड इट फॉर्म्स वेव्स। तो साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है बेटा, कोई भी इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है, लेकिन इतना गप कैसे मार रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में? क्योंकि वहां से वेव्स निकल रहे हैं, एंड वेव को रिकॉर्ड, वेव की वेवलेंथ को रिकॉर्ड कर पा रहा है। मतलब लगातार यहां से यहां से यहां से वेव्स निकलेंगे, और यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां जहां जाता है ना, वहां वहां से वेव्स आता है, निकलता रहता है, और साइंटिस्ट लोग उस वेव को रिकॉर्ड करते हैं। न्यूक्लियस के नजदीक वाला एरिया, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर वाला एरिया, कितना किस तरह का वेव्स निकल रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जी जहां जहां से मूव करते हैं, वहां वहां से उनका जो पद चिन्ह जो है वो दैट इज द वेव। तो साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा, लेकिन इसके द्वारा जो वेव क्रिएट किया गया है उसको नोट किया है, उसको देखा है, एंड दैट एरिया इज बेसिकली नेम्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वेव क्लाउड बोला जाता है। तो ये जितने भी डॉट्स हैं वो क्या मीन करते हैं? डॉट्स आर नॉट डॉट्स डज नॉट मीन इलेक्ट्रॉन। वो डॉट्स आपको इलेक्ट्रॉन को नहीं बता रहा है। डॉट क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिलीज किया हुआ वेव्स वहां से रिलीज होता है, यानी कि वेव्स के को रिकॉर्ड साइंटिस्ट लोग कर पा रहे हैं, तभी इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी गप्पे बता रहे हैं वो लोग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से they can see all these waves which are coming out। तो फिर से समझ लो एटम के बारे में क्या लेक्चर दिया गया, कि एटम इज इन द फॉर्म ऑफ थ्री डायमेंशन। ठीक है, वहां पर ढेर सारे ऑर्बिटल्स हैं एंड ढेर सारे ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट है। ठीक है, अब ऑर्बिटल किसको बोला गया? ऑर्बिटल के डेफिनेशन क्या हुए? थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum. Probability of finding electron is maximum. Is maximum. So what are we saying here? Three-dimensional region around nucleus where probability of finding electron is maximum. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? That is called orbital. लेकिन ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट किसको बोलेंगे? ऑर्बिट इज इमेजिनरी लाइन within which, लैंग्वेज समझ रहे हो? Within which probability of finding electron of
finding electron is maximum. Within which, ये line, maximum, and beyond that it is negligible. It is, क्या हम लोग को समझ में आई? Imaginary line within which probability of finding electron is maximum and beyond that it is negligible. मतलब कि उसके बाद जो है, उसके अंदर जो हमने ये ऑर्बिट बनाया था, जो बोर्स ने बताया था, तो ये जो आज के डेट में जो है 3 डायमेंशनल मॉडल में ऑर्बिट का डेफिनेशन फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं है. क्या है? इमेजिनरी लाइन विद इन विच प्रोबेबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा है, लेकिन उसके बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम है. जैसे इसके अंदर ज्यादा है, इसके बियॉन्ड कम है, फिर इसके अंदर ज्यादा है. कुछ एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन. Certain areas that is named as what? Nodal plane. What is nodal plane? 3-dimensional space or region in which probability of finding electron is negligible. Electron is negligible. Negligible का मतलब क्या होता है? नहीं होना नहीं, मतलब कि होगा इक्का दुक्का करते हुए, लेकिन नहीं के बराबर. ये बताओ, जैसे चाइना के बारे में कहा जाता है ना कि किस एरिया में जा करके एंट्री करके अपना कैंप लगा ले रहे हैं. कुछ आइडिया है तुम लोगों को? जैसे कि इंडियंस थोड़े से वरिड हो जाते हैं इंडियन बॉर्डर पे, जो ऐसा लैंड जिसमें किसी को नहीं रहना है, सो दे एंटर ओवर देयर. सो नोडल प्लेन वही चीज है, वैसा न्यूक्लियस के अराउंड, यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना उस रीजन में बहुत ही कम है. 3-dimensional region in which probability of finding electron is negligible or nil around nucleus. That is called nodal plane. ये बात समझ में आ गई? इतना ये बात तो उन्होंने नहीं बताया था बोर्ड साइंटिस्ट ने. तो आगे साइंटिस्ट लोगों ने, जो दूसरे साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने इस चीज पर जोर दिया. और ध्यान से समझोगे तो हाइजेनबर्ग ने ही ये सारी चीजें बोले कि आप किसी चीज को फिक्स करके कैसे बोल सकते हो? एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को कभी नहीं, जो लगातार मूव कर रहा है तो वो अपने रास्ते से तो हटेगा ही. आप उसका एक डिस्टेंस बता दो कि इतने रीजन तक में हो सकता है. तो ये ऑर्बिटल वर्ड क्लियर है? जल्दी से हमको बताओ, ऑर्बिटल वर्ड क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? जल्दी बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? नहीं? कोई ऐसा चीज जिसमें कि यू नीड टू आस्क? क्लियर है? ऑर्बिटल वर्ड क्लियर है, यानी कि आपका एटम के सोचने का ढर्रा क्या होगा? चेंज होना चाहिए. एटम को आप सर्कल नहीं सोचोगे, फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं बोलोगे, तुम्हारा बोलने का तरीका और समझने का तरीका चेंज होगा, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने अड़ंगा लगाया था. अब आ जाइए, पहला लाइन जो हमने बोला था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन 3 डायमेंशन, ये बात तो समझ में आ गई. सेकेंड चीज क्या था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. डुअल नेचर जो बात किया ना, इस पर अभी हम बात करेंगे. जो सेकेंड पॉइंट था, डुअल नेचर से कहने का मतलब हो गया पार्टिकल एंड दूसरा वेव. ठीक है? क्या मीन कर रहे हैं ये चीज, इसको समझनी है. डुअल नेचर में व्हाट इज एग्जैक्टली पार्टिकल नेचर? एंड वेव. पार्टिकल से मतलब होता है किस ऑब्जेक्ट को तुम बोल दोगे कि पार्टिकल नेचर है, विच इज एसोसिएटेड विथ मास.
कब आप बोलिएगा कि वो पार्टिकल नेचर का है? व्हेन इट इज एसोसिएटेड विथ मास. सेकंड, when it is localized, associated with mass when it is localized. मैंग सो रहे हो? नो मैम. कौन सो रहा है बेटा? सुन रहे हो ना? एसोसिएटेड विथ मास एंड व्हेन इट इज लोकलाइज्ड. वेव नेचर में क्या है आपका? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि we say dual nature means when it is associated with mass, when it is localized. बस इतना देख लो, फिर I'll wind up. ठीक है? Dual nature stands for particle and second is wave nature. कैसे पता चलेगा कि कोई चीज particle nature शो कर रहा है? When it is associated with mass. mass यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मास होगा तो आप कभी ना कभी उसको लोकेट कर सकते हो. देखो लड़ाई किस बात की होती थी? सबने बोला इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा नहीं है, इलेक्ट्रॉन को आप लोकेट नहीं कर सकते हो, वो लगातार मूव करता रहता है. जैसे चलता हुआ फैन बहुत स्पीड में होगा ना, तो आप ब्लेड्स की शक्ल कैसी है आपको नहीं समझ में आएगा. कोई चीज बहुत स्पीड में होता है तो लोगों का कहना था, बहुत दिनों तक वो लोग सोचते थे कि केवल वेव नेचर ही शो करता है. वेव नेचर के लिए क्या सीन होना चाहिए? इट शुड बी एसोसिएटेड विथ वेलोसिटी. वेव नेचर तभी कोई ऑब्जेक्ट दिखाएगा व्हेन इट इज एसोसिएटेड विथ वेलोसिटी. ठीक है? एंड दूसरा, it remains delocalized. It remains delocalized. ठीक है? ये सारा नोट्स आप नोट अभी कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप नोट कर लीजिएगा. डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? इट हैज टू शो पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर. पार्टिकल का मीनिंग क्या हुआ? कैसे तुमको पता चला कि कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल नेचर में होना चाहिए? कैसे आपको पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट वेव नेचर में होना चाहिए? It should have velocity as well as it should remain delocalized. इसके बाद कौन से कैरेक्टर हैं जो इसको जस्टिफाई करते हैं? मतलब पता कैसे चला साइंटिस्ट लोगों को? उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया. What are those experiments which confirmed? ठीक है, कौन कौन से वो कैरेक्टर हैं जो कि कंफर्म किया इस चीज को? कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से? इसमें आया आपका एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आपका ट्यूसडे की क्लास में पढ़ाई होगी, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है? पहला इसको डिटेल में पढ़ना है काफी ज्यादा. और दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. ठीक है? सेकेंड इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. फर्स्ट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सेकेंड इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. यहाँ के केस में वेव कैरेक्टर में एसोसिएटेड विद वेलोसिटी एंड डीलोकलाइज्ड है. यहाँ पर जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ. ठीक है? ये सारा चीज जो है ना आपको कंफर्म करेगा कि इट शोज वेव कैरेक्टर. कौन कौन सा बोले? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस पता नहीं, हो सकता है ये ध्यान नहीं होगा तुम लोगों को. कोई भी चीज वेव होता है ना, तो वो वेव जैसे आपका ढेर सारे म्यूजिक, ऐसा देखे हो कभी? म्यूजिकल नोट्स, ढेर सारे म्यूजिकल नोट्स जो निकलते हैं, जैसे हारमोनियम से निकला, गिटार से निकला, उनके वेव्स, यदि तुमको कान में ढेर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा लग रहा है उनकी आवाज, इसका मतलब कि वो एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके द्वारा रिलीज किया हुआ वेव्स. ठीक है? तो अब आपका मेर हम लोग का आगे का एजेंडा क्या होगा? यही जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक में हमने ऑर्बिटल समझ लिया, ड्रॉबैक में हमने प्रोबेबिलिटी वर्ड को समझा, ड्रॉबैक में डुअल नेचर का मीनिंग समझा. लेकिन मेरा आगे का एजेंडा, इसमें बहुत ध्यान नहीं देना. कहा जाता है कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो सबको पता ही होता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बात करनी है हम लोग. ठीक है? जो कि हम लोग ट्यूसडे को उठाएंगे. इतना पर फिनिश करेंगे हम लोग.